नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपको पता है कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, उसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, अब ये कानून बन चुका है। इस पर अमल सरकार ने अपनी ओर से ही रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के चलते। और सुप्रीम कोर्ट, आपको मालूम है, जिस दिन सुनवाई हो रही थी उसी दिन सुप्रीम कोर्ट इस बात पर लगभग आमादा लग रहा था कि वो इस पर स्टे दे देगा। सरकार ने इसके जवाब में 1332 पेज का शपथ पत्र एफिडेविट फाइल किया। ये एफिडेविट जितने सवाल उठाए गए थे पिटिशनर्स की ओर से और सुप्रीम कोर्ट की बेंच की ओर से, उन सब का जवाब देता है, बहुत करारा जवाब देता है। और ये जवाब ही नहीं देता, मेरा मानना है कि जितनी बातें इसमें कही गई हैं इस शपथ पत्र में, ये दरअसल पूरे भारत को, मुस्लिम समाज को, हिंदू समाज को, ख़ास तौर से हिंदुओं को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाता है कि देश में क्या हो रहा है और आपके फैसलों से क्या हो सकता है। इसकी ओर एक तरह की चेतावनी है। कहीं चेतावनी शब्द का इस्तेमाल नहीं है ना, सरकार ऐसा कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी नहीं दे सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आईना ज़रूर दिखा सकती है। और सरकार ने आईने को पूरी तरह से साफ करके चमका के दिखाया है सुप्रीम कोर्ट को। पहले कानून की बात कर ले। देश का संविधान और संविधान का अनुच्छेद 79 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो संसद से पास किसी कानून की समीक्षा कर सकता है। लेकिन ये एफिडेविट में बात कही गई है कि दो कसौटियों पर उसको कसना होता है कानून को। एक, क्या इस कानून को बनाने वाले की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस थी, यानी क्या जिसने कानून बनाया उसको कानून बनाने का अधिकार था। तो अगर संसद को नहीं है तो किसको हो सकता है? तो जाहिर है ये मुद्दा तो ख़त्म ही हो जाता है। संसद की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उठा भी नहीं रहा है शायद। दूसरा मुद्दा ये है, दूसरा जो कहे लिटमस टेस्ट है जिस पर कसना होता है सुप्रीम कोर्ट को, दूसरी कसौटी जो होती है किसी भी कानून को, नए कानून को, वो ये है कि क्या ये संविधान में प्रदत्त किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करके बना है। तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई में कह चुका है कि जो पिटिशनर्स कह रहे हैं कि आर्टिकल 25-26 का वायलेशन है, जो फंडामेंटल राइट है, वो माना कि ये गलत है। इस एफिडेविट में भी कहा गया है कि किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं किया गया है। तीसरी बात जो अपनी ओर से सरकार ने कही कि ये कानून, जो कानून में संशोधन किया गया है, किसी भी तरह से किसी के मजहब में दखलंदाजी नहीं करता। ये कानून अकाउंट बुक्स, ये कानून संपत्ति के प्रबंधन और उसकी व्यवस्था के बारे में है। इसका किसी मजहब के, किसी रीति रिवाज, किसी प्रावधान से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इसको इस रूप में पेश करना, कहा कि ये एक एजेंडा के तहत हो रहा है, ये एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि इस तरह की कोई बात जो है निकल ही नहीं सकती इस कानून से। फिर सुप्रीम कोर्ट को जो मैंने कहा कि आईना दिखाया, दो तीन बातें समझ लीजिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी सरकार ने कैसे आईना दिखाया है। सरकार ने कहा कि 1995 में यह एक्ट बना, तब से 30 साल हो गए, इसके खिलाफ पिटीशन दायर हुए, आपने आज तक 30 सालों में उसको स्टे नहीं किया, न स्टे करने की बात कही। 2013 में इसमें संशोधन हुआ, फिर इसके खिलाफ याचिका दायर हुई, आपने इसको स्टे करने की बात नहीं की, न तो स्टे किया। तो कहा कि समानता का व्यवहार कीजिए। जब 95 के एक्ट को आपने स्टे नहीं किया, 2013 के संशोधन को स्टे नहीं किया, तो 2025 के संशोधन को आप स्टे करने की बात क्यों कर रहे हैं? तो मतलब ये है कि आप पूरा मुकदमा सुनिए, उसके बाद फैसला सुनाइए। अगर 95 का एक्ट जो है जिसको चुनौती दी गई है उस पर स्टे नहीं है, 2013 का संशोधन जो उसको चुनौती दी गई है और सब सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, उस पर स्टे नहीं है, तो फिर इस पर क्यों? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को बड़ी तकलीफ थी, बड़ा ऐतराज़ था वक्फ बाई यूज़र को लेकर। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल उठाए थे, 3 मुद्दे उठाए थे।
एक वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का, कि इसको क्यों कंपलसरी किया जा रहा है। और फिर उनका दर्द झलका कि भाई ये भाईजान लोग कहाँ से कागज़ लाएंगे। जो कहते हैं हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कागज़ कहाँ से लाएंगे ये लोग इतने पुराने। तो सरकार ने कहा कि ये एक्ट पहली बार बना था 1913 में, जब ब्रिटिश राज था। 1913 में जब ये एक्ट बना तब वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया गया था। 100 साल से वो कानून चला आ रहा है। 95 का एक्ट बना, उसमें भी ये है। 2013 का संशोधन हुआ, उसमें भी ये है। तो ये 100 साल बाद अचानक कैसे आपको याद आ गया कि जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, कागज़ कहाँ से लाएंगे। दूसरा, नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड या वक्फ नेशनल वक्फ काउंसिल का सदस्य बनाने की बात कहा। काउंसिल में 21 सदस्य होते हैं, उसमें अधिकतम 3 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। बोर्ड में अधिकतम 2 नॉन मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। इससे जो बोर्ड है या काउंसिल है उसका चरित्र नहीं बदलता। तो ये बात कहना कि नॉन मुस्लिम्स के शामिल होने से जो है बोर्ड या काउंसिल का चरित्र बदल जाएगा और वो मुसलमानों के विरोध में हो जाएगा, एक पक्षीय हो जाएगा, वो नॉन मुस्लिम्स के पक्ष में हो जाएगा, ये बात कैसे इसको तार्किक रूप से सही ठहराया जा सकता है। और तीसरा, सरकारी ज़मीन की पहचान। अब उसके बाद जो बताया है सरकार ने अपने एफिडेविट में, आप वो सुनेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस देश में क्या पिछले 77 सालों से हो रहा था उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। सरकार के शपथ पत्र में कहा गया है कि मुगल काल से पहले, मुगल काल के दौरान, मुगल काल के बाद ब्रिटिश काल में, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल लगभग 10 लाख एकड़ ज़मीन थी वक्फ की। अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कितने पुराने रिकॉर्ड के आधार पर सरकार बात कर रही है। और 2013 में जब वक्फ बाय यूज़र का क्लॉज डाला गया सेक्शन 40 के तहत, उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद के 10 सालों में, 11 सालों में, 2024 तक के आंकड़े हैं, वक्फ की जमीन 20 लाख एकड़ बढ़ गई। कुल नहीं, अतिरिक्त बढ़ गई 20 लाख एकड़। कहां से इतने मुसलमान जमीन वाले आ गए जिन्होंने वक्फ कर दी अपनी जमीन? तो कुल जमीन इस समय वक्फ के पास जो है वो 39 लाख एकड़ से ज़्यादा है। फिर सरकार ने कहा ये आंकड़े हमारे नहीं, ये वक्फ बोर्ड जो अपने जो है पोर्टल पर या जो अपने रिकॉर्ड्स में रखता है, बताता है, सार्वजनिक करता है, उसके मुताबिक। और उन्होंने कहा कि एक समय मिलता है वक्फ बोर्ड को नई संपत्तियों के बारे में घोषणा करने का। अभी सभी वक्फ, और ये सबको मालूम है कि सभी वक्फ बोर्ड संपत्तियों की घोषणा नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी से बचने के लिए, घोटाले में पकड़े न जाएं इससे बचने के लिए। और जो नया रिकॉर्ड आएगा उसमें इस संपत्ति का ब्यौरा आएगा तो ये 39 लाख एकड़ से और ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में वक्फ बाय यूज़र क्यों होना चाहिए? और वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन जब 1913 से चल रहा है तो आज उस रजिस्ट्रेशन पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है? दिल्ली का सिर्फ एक शहर का उदाहरण दिया कि 2013 तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास 9 संपत्तियां थी। आज 2025 तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास 1047 संपत्तियां हो गई हैं। ये काम किया है वक्फ बाय यूज़र ने। तो वक्फ बाय यूज़र ने छूट दे दी, सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लो, जिस ज़मीन को मर्जी हो बोल दो कि ये वक्फ की है, वो वक्फ ही हो गई। ये सीधे सीधे गजवाए हिंद का प्रोजेक्ट है जिसको कांग्रेस पार्टी ने लागू किया और वक्फ बोर्ड ने उसका तुरंत फायदा उठाया। आप कल्पना कीजिए कि अगर 11 साल में वक्फ की संपत्ति
20 लाख एकड़ उसकी ज़मीनें बढ़ सकती हैं। जो ज़मीन 10 लाख एकड़ की पहुंची मुगल काल के पहले से लेकर जो है 2013 तक, तो मुगल काल में ज़्यादा मुगलों के पास और जो है मुसलमानों के पास ज़मीन नहीं थी। इसका मतलब उनके जाने के बाद भी नहीं थी, अंग्रेज़ों के समय भी नहीं थी, आज़ादी से पहले भी नहीं थी, आज़ादी के बाद भी नहीं थी। अचानक 2013 के बाद जो है संपत्तियां आ गईं, और जो लगभग 100 साल से ज़्यादा समय में 10 लाख एकड़ ज़मीन थी वो 39 लाख एकड़ हो गई 11 साल में, 2024 तक। तो ये सरकारी, निजी और जो है ग्राम समाज की संपत्ति, ज़मीन की खुली लूट की छूट कांग्रेस की सरकार ने दी थी। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को तय करना है इस एफिडेविट के बाद कि क्या वो देश में गजवाए हिंद को बढ़ावा देना चाहता है, या उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ये जो संशोधन लेकर आई है, कानून बनाया है, उसको रोकने के लिए उस पर मंजूरी देना चाहता है। फैसला ये नहीं है कि कानून ये लागू होगा कि नहीं, उससे बड़ा फैसला उससे परे जाता है। ये देश का सवाल है, एक कानून का सवाल नहीं है। ये देश शरिया के हिसाब से चलेगा या संविधान के हिसाब से चलेगा। इस देश में गजवाए हिंद चलेगा या नहीं चलेगा, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। सरकार ने तो कर लिया कि नहीं चलेगा, इसीलिए ये संशोधन कानून लेकर आई। और सरकारी संपत्तियों की पहचान क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर वक्फ बोर्ड ने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया है, अनधिकृत कब्जा किया है, निर्माण किया है, तो उसकी पहचान क्यों नहीं होनी चाहिए? ये जो हमारी अदालतों का दोहरा रवैया है कि बात हिंदुओं की हो तो अलग तरह का कानून लागू होगा, बात मुसलमानों की हो तो अलग तरह का कानून लागू होगा। समय बदल रहा है मी लॉर्ड लोगों, इस बात को पहचानिए। समय के इस घर घर नाद को सुनिए। देश में जो बदलाव हो रहा है उसको समझिए। इस देश को रसातल में जाने से बचाने में सहायक बनिए। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो संविधान के खिलाफ हो। फिर ये बेताबी, ये बेचैनी इस कानून को रोकने की, इस पर रोक लगाने की, इसको स्थगित करने की क्यों? पूरी सुनवाई बात सुने बिना, सरकार की बात पूरी सुने बिना आप तैयार थे इस पर स्थगन आदेश देने के लिए? ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या जल्दी थी? कौन सा आसमान टूट रहा था कि अगर सरकार की पूरी बात सुनने के बाद फैसला करते? सरकार ने वो कड़ा स्टैंड न लिया होता तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी होती, और लगभग ऑर्डर लिखवाने ही जा रहे थे। तब तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने जो स्टैंड लिया कि आप सोच लीजिए इस स्टे के रिपरकशंस क्या होंगे देश भर में। उसके बाद रुका। 5 मई को सुनवाई है। इसीलिए मैंने एक वीडियो में कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट की परीक्षा की घड़ी है। वो देश को किस दिशा में जाते हुए देखना चाहता है, इससे तय होगा कि वो क्या फैसला देता है। 2 कानून, 1995 का जो वक्फ एक्ट है और 2013 में जो संशोधन हुआ, उस पर 30 साल तक आप कोई फैसला नहीं देते, कोई टिप्पणी नहीं करते, कोई रोक नहीं लगाते। और 2025 के कानून पर सुनवाई के पहले दिन आप रोक लगाने को तैयार हैं। तो देश जानना चाहता है कि क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी, ऐसी क्या जल्दी है, ऐसी क्या बेचैनी है? वो समय चला गया जब सुप्रीम कोर्ट या सरकार कोई फैसला ले ले और लोग चुपचाप उसको स्वीकार कर ले, चाहे वो जितना भी अन्यायपूर्ण लगे। आपको न्याय करना ही नहीं है, आपको न्याय करते हुए दिखना भी है। तो 5 मई को देखिए क्या होता है। सरकार ने तो अपना पूरा पक्ष रख दिया है। ये जो कानून बना है, ये हमारी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अनुसार बना है। संसद को जो कानून बनाने का अधिकार है उसके अनुसार बना है, और डिटेल दिया है सरकार ने कि कितने बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, कितने लोगों से बात की, कितने स्टेक होल्डर्स से बात की,
किन किन राज्यों में गई, उसके बाद उसकी बैठकें हुई, उनमें क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हुई, उसके बाद जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट संसद को दी। उस पर चर्चा के बाद दोनों सदनों में 13-13 घंटे की चर्चा के बाद ये कानून बना है, ये प्रस्ताव पास हुआ है। तो अब 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को फिर कह रहा हूँ तय करना है ये देश किस दिशा में जाएगा, गजवाए हिंद की दिशा में आगे बढ़ेगा या उस पर कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से रोक लगाने की, जो काम असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, उसको रोकने की दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा। तो अब ज़्यादा दिन नहीं है, 5 मई में देखिए क्या होता है। 5 मई को उससे स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी और उस दिन देखिएगा कौन लोग विरोध में होते हैं, कौन लोग समर्थन में होते हैं, उससे भी उनकी भी पहचान कीजिए। जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जो लोग वक्फ बाय यूज़र का समर्थन कर रहे हैं, आप मानकर चलिए वो गजवाए हिंद के समर्थक हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में हमारा रवैया क्या होना चाहिए, ये हमको आपको सोचने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।